मेरे प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का धासु कॉन्सेप्ट किए, है ना। तो जो लोग नहीं देखे हैं यूट्यूब पे सर्च कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आदित्याज फिजिक्स क्लासेस और जल्दी से देख लीजिए ताकि ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, है ना। धासु क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसी लेक्चर में क्वेश्चन के दौरान गॉसेस लॉ का हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, है ना। विजुलाइज करेंगे गॉसेस लॉ को। ऐसे तो गॉसेस लॉ अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन करेंगे, है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से, हलवा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर अच्छा क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। तो मान लो कोई स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे पास हो रहा है, या यूं कहो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ थीटा एंगल पे है, एरिया वेक्टर के साथ नहीं है ना। तो बताना है फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स तो जानते ही हो, बताए थे ना, फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ई ए कॉस थीटा। आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट या तो ये वाला लेंगे या तो ये वाला लेंगे। कौन लेंगे? जो फील्ड के मतलब बॉडी के परपेंडिकुलर हो, यानी फ्लक्स होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जाए, बॉडी से परपेंडिकुलर पास हो। या यूं बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। तो सोचो एरिया वेक्टर इधर है जेड डायरेक्शन में, है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फ्लक्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री है। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है। फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। मान लो हम डिस्क ले लिए और डिस्क का रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में टेढ़ा है ना। मान लो 53 डिग्री पे है, या कोई डिग्री पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो बताना है फ्लक्स। अब ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ना, जेड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लोगे तो या तो एक्स लोगे या तो वाई लोगे। अब कोई कंपोनेंट लोगे तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। फ्लक्स क्या होता है? फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब कॉस थीटा। तो फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? चलो हम और क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखो, अब हम एक रिंग लिए, रिंग का भी रेडियस आर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से जा रहा है। अब मान लो एंगल है 37 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है। ये तीनों ही क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बस किसी एंगल पे है। तो बताइए क्या होगा फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, मतलब फील्ड, एरिया और कॉस थीटा। तो ई रिंग का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और कॉस कितना डिग्री बताओ? 37 कॉस 37 नहीं, तेल बेचने चले जाओगे, है ना। ध्यान से देखो ना, फ्लक्स क्या होता है? फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो फील्ड का डायरेक्शन है, डॉट मतलब कॉस थीटा। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला लो। तो अब बताओ, अगर एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होगा? 37 या कॉस 53? कॉस 53 क्यों? तो ये फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है। तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल किसके बीच का होता है? फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये एंगल ना होगा फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, कि 37 होगा, ये होगा। तो ये कितना होगा? 53। तो सोच लो कितना होगा? ई पाई आर स्क्वायर कॉस 53 कितना? 3/5। और फ्लक्स का यूनिट तो जानते ही हो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये ओपन सरफेस का हम लोग कुछ एग्जांपल लिए।
और क्वेश्चन करेंगे, अभी तो बस शुरू किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, उस क्लोज सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, नेट फ्लक्स जीरो आएगा, चाहे कैसा भी क्लोज सरफेस हो, किसी भी शेप साइज का हो, कोई भी आर्बिट्रेरली शेप का हो, अगर उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा। कंडीशन है उस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज ना हो। कंडीशन क्या है, क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज ना हो और उस क्लोज बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, या कोई क्लोज बॉडी है उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है यूनिफॉर्मली। देखिए हम एग्जांपल से समझाते हैं, है ना। तब अच्छे से पढ़ाई चल रहा है ना, सब लेक्चर कंप्लीट करो और बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में हम असाइनमेंट का लिंक दिए हुए हैं, है ना। तो आप असाइनमेंट बनाइएगा, लेवल 1 लेवल 2 दोनों रहेगा। पहले लेवल 1 बना लीजिएगा, ये लेक्चर देखने के बाद सुने ध्यान से क्या बोले। आज से आपको असाइनमेंट मिलेगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, तो आप लिंक पे जाके अच्छे से असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और बनाइएगा। अब बहुत जल्द हम वेबसाइट पे भी डालेंगे www.adityaphysics.in पे, है ना। फिलहाल हम यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सो मान लो क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो। क्यूबॉइड का ही दूसरा नाम होता है पैरेललोपिपेड, है ना। हम दोनों एक साथ ले रहे हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, फ्लक्स जीरो आएगा। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्यूबॉइड, है ना, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो तो मान लो हम क्यूब लेते हैं एक, तो मान लो ये क्यूब है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। फील्ड यूनिफॉर्म है। देखो लॉजिकली भी आंसर दे सकते हो, है ना। लॉजिकली आंसर क्या है, बिना बनाए जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन किया उतना ही आउट हो रहा है। तो किसी भी क्लोज बॉडी से जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन करे उतना ही आउट हो जाए, मतलब जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना घुसे उतना ही निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। आप पिछले लेक्चर में बताए थे ना कि क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर जीरो होता है, देखिए पिछला लेक्चर में। तो कोई भी क्लोज सरफेस हो उसका एरिया वेक्टर जीरो होता है ना। एक तरीका ये हो गया जानने का। दूसरा तरीका हो गया कि यदि किसी क्लोज बॉडी से देखो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स घुस रहा है उतना ही निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब मैथमेटिकली बना के दिखाते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में तो लिखने से काम नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पिछले लेक्चर में क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्लोज बॉडी के लिए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, है ना। क्लोज बॉडी के लिए ये क्लोज बॉडी को दिखाता है ई डॉट डी एस। क्या करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि जब किसी क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स निकालना हो तो लिख देना फाई नेट, टोटल नेट, ठीक है ना। मतलब फाई टोटल या फाई नेट लिख दो, कितना 6 बार में बांट दो। क्यों, क्यूब या क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, 6, कितना साइड होता है, 6, है ना। जैसे अब ध्यान से देखो, ये मान लो क्यूबॉइड ले लो ना, हम दोनों ले रहे हैं क्यूब या क्यूबॉइड, तो कितना फेस है या साइड है, 1 2 3 4 5 6, है ना। क्यूब में 6 सिमेट्रिकल साइड होगा बराबर, और क्यूबॉइड में भी सब रेक्टेंगल टाइप का शेप होगा उसमें, है ना। तो 6 होगा ना, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस। फेस मतलब घुसने वाला जगह, ऐसा भी बोल सकते हो। तो 6 भाग में तोड़ दो इसको, है ना। फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 फाई
5 5 6। ठीक है, तो हमारा जो नेट फ्लक्स हो जाएगा, पहले फार्मूला तोड़ लो फिर हम डायग्राम पे आते हैं। क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट S1 है ना, पहला सरफेस के लिए S1 नाम दे दिए, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट S2 प्लस क्लोज इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, और S1 S2 हम अलग अलग ले रहे हैं। ऐसे तो ये सेम हो जाएगा बाद में, अभी हम समझा रहे हैं, पहले देख लो। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट S3 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट S4 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट S5 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट S6। अब इसको डायग्राम से समझते हैं ना, तब हम आते हैं बोर्ड पे। सोचो हम ऐसे प्लेस किए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है और चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्यूब है या क्यूबाइड है, 6 फेस या 6 साइड। अब सोचो तो इससे पास होगा और इससे निकलेगा, 4 फेस है तो ऐसा ही 0 है ना, देखो इसको छूते हुए निकल जाएगा, पैरेलल है, इसको छूते हुए, इसको छूते हुए, इसको छूते हुए, इसको छूते हुए निकल जाएगा। पास तो सिर्फ इससे होगा, इससे होगा, तो इससे जितना लाइन से फोर्स घुसा इससे निकल गया, तो नेट फ्लक्स तो ऐसे भी 0 है लॉजिकली, है ना। या ऐसे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड है x के लॉन्ग, अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है ना, आपके तरफ है, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री पे तो पीछे वाला भी 90 डिग्री पे, तो ये दोनों फेस या जो साइड है उसमें उससे तो फ्लक्स होगा नहीं, या इसके थ्रू लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स या किसी सरफेस से पैरेलल होता है तो फ्लक्स तो होगा नहीं। चलो ये वाला सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये भी 90 डिग्री पे, इसके थ्रू फ्लक्स होगा नहीं। इसके थ्रू देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर नीचे है, तो 4 सरफेस है ना, या 4 साइड या 4 फेस, 1 2, ये जो फ्रंट फेस है, ये जो रियर फेस है, अप फेस है, डाउन फेस है, ये 4 के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि चारों का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बचा ये दोनों, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गया, या इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों इस पर परपेंडिकुलर हो गया, जो कहो, तो इसका भी फ्लक्स होगा पॉजिटिव, इसका निगेटिव हो जाएगा, जुट के 0 हो जाएगा। बात आई समझ में? चलो, है ना। अब यहाँ पे देख लो, इसको ले लो कितना, इसको आप ले लो S2, इसको ले लो S1, यही दोनों के थ्रू फ्लक्स होगा, है ना। इसको ले लो आप S3, नीचे वाला को ले लो S4, है ना, और ये जो है फ्रंट, इसको ले लो S5, किसी भी डायरेक्शन में ले लो ना, अब बोर्ड पे तो ऐसे खड़ा होगा, S5 और S6, ठीक है, ये हम अपने तरफ से जेड डायरेक्शन मान लिए हैं, तो S4 S3 S5 S6 तो कोई काम का है नहीं, बचा ये दोनों। चलो तोड़ो, तो ES1 क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और S1 ऐसे है, तो बताओ फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एरिया वेक्टर था, cos 180 हो जाएगा, तो ES1 cos 180 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो बात। दूसरा क्या हो जाएगा, फील्ड भी ऐसे और S2 का डायरेक्शन भी ऐसे, सेम डायरेक्शन, तो 0, क्लोज इंटीग्रल ES2 cos 0, अब बाकी सब 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, है ना, ये भी 90 डिग्री पे, 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 4 सरफेस 90 डिग्री पे है, तो उसका फ्लक्स ऐसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और अंदर में क्या बचा, cos 180 -1, तो ये सीधे सॉल्व होके हो जाएगा -ES1। अब सरफेस का तो पूरा एरिया ले रहे हैं,
तो ds रहता तब ना इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, सीधे ES1 बाहर ले लो और cos 180 माइनस हो जाएगा, प्लस ES2 cos 0 डिग्री 1 होगा। अब सरफेस एरिया तो सेम होगा, चाहे वो क्यूबॉइड रहे चाहे क्यूब रहे, है ना, सब सिमेट्रिकल फेस रहता है। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। तो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज बॉडी को प्लेस करो, क्यूब को, क्यूबॉइड को, नेट फ्लक्स 0 आएगा। अब हम एक प्रूफ और करते हैं, सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ही से जान रहे हैं कि नेट फ्लक्स 0 आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। चलो बोर्ड में ऐसा ही बनाओगे, ओके, जल्दी से लिखो। चलें, अब देखो, अब ओरल आंसर दे सकते हो, है ना। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं ओवर क्लोज सिलेंडर, ओवर अ क्लोज सिलेंडर, है ना, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कैसे करना है, मान लो ये मार्कर बिहेव्स लाइक अ सिलेंडर, तो ऐसे प्लेस करेंगे कि ऐसे प्लेस करेंगे। अब ऐसे प्लेस नहीं करेंगे, अब ऐसे प्लेस करेंगे तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, इसके बारे में भी आगे बताएंगे। ऐसे प्लेस करेंगे तो लिखना पड़ेगा ना, सच डैट इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सिलेंडर को, क्लोज सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार प्लेस करना है कि उसका एक्सिस फील्ड के पैरेलल हो, सिलेंडर का एक्सिस फील्ड के पैरेलल हो। ऐसा बोल देने से नहीं होगा, है ना, कि देखो ऐसे बहुत लोग बोल देते हैं कि किसी भी क्लोज बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं फ्लक्स 0 होता है, सही बोल रहा है। लेकिन सिलेंडर के केस में ये बोलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सिलेंडर का एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, तब ये बात प्रूफ होगा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जी बताओ जल्दी से, ये मान लो क्लोज सिलेंडर है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ सिलेंडर में कितना फेस, सिलेंडर में 3 फेस, 2 फ्लैट, ये फ्लैट फेस, फ्लैट, कर्व्ड, 3 फेस है ना, क्लियर। सिंपल सोचो क्या करोगे, पहला लाइन ही लिखोगे, फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। बोर्ड वाले एग्जाम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 ही हो जाएगा ना, जितना फेस उतना फ्लक्स, याद रखना, जितना साइड उतना से पास होगा, 1 2 3। इसको क्या मान लो, इसको मान लो S1, इसको मान लो S2। ये तो बहुत, ये तो पूरा क्लोज सरफेस है, तो इसका हम एलिमेंटल सरफेस लेंगे, है ना, DS3। बात आई समझ में। पूरा क्लोज सरफेस क्यों लेंगे, एक एलिमेंटल पार्ट ले लेंगे, वो तो 90 डिग्री पे होगा ना। मान लो ये सिलेंडर है, तो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे, और ऐसे प्लेस होगा तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, है ना। चलो ये DSS3 है, या DS लो ना, नाम देने से क्या दिक्कत है, DS लो। ये पूरे कर्व सरफेस का एक एलिमेंटल हम लोग ले लिए हैं, पूरे का एरिया S, तो स्मॉल का DS। अब ध्यान से देखो, 3 भाग में इसको रहने दो। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के अनुसार क्या लग रहा है, ये वाला जो फ्लैट सरफेस या फ्लैट फेस, ये फील्ड के डायरेक्शन में है, और ये वाला फील्ड के अपोजिट है, तो ये प्लस फ्लक्स देगा तो ये माइनस देगा, ये दोनों को काट देगा। ये तो 90 डिग्री पे है, फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, है ना। तो जो तीसरा था वो क्या था, DS। तो यहाँ पे फील्ड और एरिया वेक्टर तो 90 डिग्री पे, तो यहाँ तो फ्लक्स ही 0 हो गया, ये टर्म गया तेल बेचने। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्लोज सरफेस को, क्लोज सिलेंडर को ऐसे प्लेस करेंगे, तो ये देगा नेगेटिव फ्लक्स, ये देगा पॉजिटिव फ्लक्स, ये देगा 0 फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है,
तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री पे, तो इसके द्वारा तो जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, ES1 माइनस ES2। क्यों? इधर फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, तो जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो cos 0, ES1 cos थीटा, cos 0 1, तो बचेगा ES1। इधर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ES2 cos 180 माइनस आएगा। अब ये दोनों फ्लैट सरफेस का तो एरिया सेम ही होगा, ये दोनों का एरिया सेम होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो हम फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि कोई भी क्लोज बॉडी हो, दुनिया का कोई भी क्लोज बॉडी हो, किसी भी शेप साइज का हो, अगर उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फ्लक्स 0 आएगा, है ना। तो लिखिए नोट, आ रहा है समझ में अच्छे से? बहुत डिटेल में बता रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। नोट लिखेंगे हम लोग, तो देखिए नोट क्या है ना। इफ अ क्लोज्ड बॉडी, इफ अ क्लोज्ड बॉडी ऑफ एनी शेप एंड साइज, किसी भी शेप और साइज का हो, is placed in uniform electric field, in uniform electric field, then net electric flux, the net electric flux over the given surface, है ना, is equal to 0। कोई भी बॉडी हो, हम लेते हैं ना और बॉडी दिखाते हैं आपको जलवा, किसी भी शेप साइज का हो, यानी फ्लक्स को बताए थे पिछले लेक्चर में भी, शेप साइज से कोई लेना देना नहीं है, मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है ना। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के नेचर पे। अब जैसे मान लो ये स्फीयर है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, या यूं कहो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे पास हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। क्यों? इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है, किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो देता है। अब सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। बनाओगे तो भी या नहीं बनाओगे तो भी, है ना। एक लॉजिक बताए थे ना शुरू में कि जितना लाइन से फोर्स इन करा उतना ही आउट हो रहा है, जितना घुसा उतना निकल गया, फ्लक्स 0 है। कैसा भी सरफेस हो, मान लो तुम ऐसा सरफेस ले लो, ऐसा सरफेस ले लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी सरफेस आप ले लो, है ना। अब मान लो ये क्लोज बॉडी है, इसे इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स पास हो रहा है, इस प्रकार पास हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। तो ऐसे भी देखो ना, जितना लाइन से फोर्स इन किया उतना ही आउट किया, तो नेट फ्लक्स 0 ही हो जाएगा, किसी भी शेप साइज का हो। मैथमेटिकली भी ये प्रूफ हो जाएगा, है ना, मैथमेटिकली भी प्रूफ होगा। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन बनाए थे सिलेंडर और क्या रख के, है ना, क्यूब रख के, कोई भी क्लोज बॉडी हो, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, अगर इसे जितना इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स पास हुआ उतना ही निकल गया तो नेट फ्लक्स 0 होगा, है ना। चलिए अब एक इसी पर हम एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा मन को सुकून मिलेगा। जल्दी से नोट करो, क्लियर कर लिए नोट। चलो अब बताते हैं क्या होगा यहाँ पे। बताओ ये स्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है,
यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स निकल रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, है ना, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब यहाँ पे कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है नहीं, और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे या वेरिएबल कोई मतलब नहीं है। जितना लाइन्स ऑफ फोर्स इन किया उतना निकल गया, मतलब नेट फ्लक्स जीरो होगा। जितना लाइन्स ऑफ फोर्स इन किया उतना निकल गया तो फ्लक्स जीरो होगा। इसको एक तरीके से और देख सकते हो, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मान लो इसका वैल्यू E1, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, E2 ले लिए। यहाँ का एरिया वेक्टर मान लो ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। क्यों? स्फीयर क्या? क्लोज सरफेस, क्लोज बॉडी। क्लोज बॉडी का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर आउटवर्ड किसी भी पॉइंट पे। ये ले लो A2, यहाँ ले लो θ2, यहाँ ले लो θ1। अब ध्यान से देखो, यहाँ वाला फ्लक्स क्या होगा? थीटा जो है वो 90 से कम है। यहाँ का फील्ड और एरिया, यहाँ का फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 से कम है, और जब थीटा 90 से कम होगा तो फ्लक्स क्या होता है? E a cos थीटा। थीटा 90 से कम होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और यहाँ का थीटा 90 से बड़ा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला E a cos थीटा, थीटा 90 से बड़ा होगा तो फ्लक्स निगेटिव होगा। तो ये दोनों कट के जीरो होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे सोचो। अब बताओ, इस पॉइंट का फील्ड ज़्यादा है कि इस पॉइंट का फील्ड ज़्यादा है? यहाँ से तो चार्ज से बगल में ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा Q पॉइंट से। P पॉइंट करीब है और Q पॉइंट दूर है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ का कम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, हो सकता है एरिया भी वेरिएबल है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो यहाँ का एरिया कम होगा। देखो यहाँ से यहाँ एरिया वेक्टर लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो एरिया कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो एरिया ज़्यादा है। जैसे भी सोचो तो फ्लक्स जीरो होगा। या यूँ सोचो, जितना लाइन से फोर्स इन किया उतना निकल गया, या जो समझा उसको समझ लो। हम ये नहीं करें कि हमेशा जीरो होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जब फील्ड वेरिएबल होगा, देखो यहाँ फील्ड वेरिएबल है ना, तो नॉन जीरो भी होगा फ्लक्स, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जितना इन किया उतना निकल गया तो फ्लक्स जीरो होगा। क्लियर है? तो हम लोग ये बोलेंगे कि कोई भी शेप और साइज का क्लोज बॉडी हो, अगर उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट किए। अब करते हैं कि अगर चार्ज बॉडी को अंदर रख दें क्लोज बॉडी के तो क्या होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स, है ना, थ्रू द स्फीयर या ओवर द स्फीयर, थ्रू द स्फीयर। ठीक है, तो मान लो हम स्फीयर लिए और इसके सेंटर पे हम कोई चार्ज रखे Q, तो भैया सेंटर पे चार्ज है, लाइन्स ऑफ फोर्स तो ऐसे भी निकलेगा, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा, वही निगेटिव लेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अब देखो, कर्व्ड सरफेस का पूरा एरिया A, पूरा एरिया S, तो इस पॉइंट का एरिया क्या होगा? DS। पूरे सरफेस एरिया को हम S मान लिए, तो हर पॉइंट का एरिया क्या होगा? हर पॉइंट का एरिया एलिमेंटल एरिया, स्मॉल एरिया। अब ध्यान से देखो, चाहे यहाँ का एरिया लो, 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 चाहे कहीं का भी एरिया लो, कहीं का भी एरिया लो, क्या बताए थे क्लोज सरफेस में? क्लोज सरफेस में एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कहीं भी देख लो, एरिया क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है ना।
तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है किसी भी पॉइंट पे। तो बताओ क्लोज बॉडी के लिए फ्लक्स क्या होता है, बताइए। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अगर एरिया एलिमेंटल हो, छोटा हो, तो फ्लक्स भी छोटा होगा। क्लियर। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई है ना, डॉट का मतलब कॉस थीटा, डॉट का मतलब कॉस थीटा। इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर का तो जान ही रहे हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड किसी भी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्लस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, जिसके कारण एरिया वेक्टर भी है परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है। तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, थीटा मतलब 0, कॉस 0 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइनली कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में बदल रहा है, मैग्नीट्यूड में तो नहीं बदल रहा है। और डायरेक्शन के कारण तो थीटा ले लिए, है ना। मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। बात आई समझ में? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है हर जगह, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकाल सकते थे, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्यों? डॉट के बदले कॉस थीटा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आ गया। तो डायरेक्शन के बारे में हम क्लियर हो गए। अब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, इसको हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s। अब बताओ किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, r रेडियस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? पढ़ाए थे ना, q चार्ज से, q पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4πε0 q/r²। पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में। तो E हो जाएगा 1/4πε0। 1/4πε0 के जगह हम लोग k भी लिख सकते थे, 1/4πε0 के जगह k भी लिख सकते हैं, q/r²। और इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। r² से r² गया, 4π से 4π गया, तो q/ε0 आया। यानी अगर हम क्लोज बॉडी के सेंटर पर, क्लोज बॉडी के अंदर अगर हम रखें किसी भी चार्ज को, तो हमने क्या देखा कि नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स आया q/ε0। ये अपने आप में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। और यहीं से गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना, कि किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर जब हम चार्ज को रखते हैं तो वो फ्लक्स देता है। अभी थोड़ा देर पहले आप देखिए कि चार्ज बाहर था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 था किसी भी सरफेस के थ्रू, किसी भी क्लोज बॉडी के थ्रू। लेकिन जैसे ही चार्ज को हम अंदर रखे तो हमारा नेट फ्लक्स क्या आया? नेट फ्लक्स आया q/ε0। ये बहुत ही ताबड़तोड़ रिजल्ट है कि चार्ज बाहर था तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 था। चार्ज जैसे ही अंदर रखे तो हमारा नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स q/ε0 आएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि स्फीयर, हम इस चीज़ को हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, चाहे वो स्फीयर हो, है ना, r रेडियस का, चाहे वो कोन हो, है ना, चाहे सिलेंडर हो, कैसा भी बॉडी हो, अगर चार्ज उसके हम सेंटर पे रखें तो ये रिजल्ट सभी के लिए वैलिड है। और जरूरी नहीं है कि ये सेफ साइज वाला बॉडी हो, आर्बिट्रेरली सेफ, मनचाहा सेफ का भी हम लेंगे और उसके अंदर हम चार्ज को प्लेस करेंगे तो सबका रिजल्ट यही होगा। कैसा भी बॉडी ले लो, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, क्लोज्ड बॉडी होना चाहिए। क्लोज बॉडी होना चाहिए। ये रिजल्ट सबके लिए वैलिड है। जिस प्रकार
क्लोज बॉडी अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। क्लियर? चाहे कैसा भी क्लोज बॉडी हो। उसी प्रकार कैसा भी क्लोज बॉडी हो, अगर चार्ज उसके अंदर प्लेस करते हैं सेंटर पे, तो सब के थ्रू नेट फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब सोचो ध्यान से, अब यह रिजल्ट देखकर हम बोल सकते हैं कि अगर इस स्फीयर के अंदर हम चार्ज को रखें तो हमारा नेट फ्लक्स आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो तो स्फीयर होगा। नहीं ना बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट सभी क्लोज बॉडी के लिए वैलिड हो, चाहे वो स्फीयर हो, कोन हो, क्लोज सिलेंडर हो, कोई भी आर्बिट्रेरली शेप का बॉडी हो, अपने मन का मान लिए, कोई इमेजिनरी मान लिए, आप कल्पना कर लिए कि ऐसा क्लोज बॉडी है। क्लियर? क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सबके लिए ना है। चलो मान लो स्फीयर दिमाग में आया, आप सोच लिए कि स्फीयर ही है, तो कितना रेडियस का स्फीयर है वो? क्या हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला r रेडियस वाले के लिए है या 2r रेडियस वाले के लिए है? नहीं। मतलब ये रिजल्ट जो है वो सिर्फ क्लोज बॉडी के सेंटर पर रखने से आया, और क्लोज बॉडी किसी भी शेप और साइज का हो कोई मतलब नहीं है, किसी भी रेडियस का हो, किसी भी रेडियस का हो कोई मतलब नहीं है। आप इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, अब बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ, आ जाओ, एकदम आ जाओ राजा, समा जाओ, है ना। चाहे स्फीयर छोटा हो, बड़ा हो, उससे बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, चार्ज को अगर सेंटर पे रखेंगे तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स जो होगा, यानी इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स पास होगा, सबसे तो उतना ही पास होगा, हर डायरेक्शन में उतना ही निकलेगा, है ना। कैसा भी बॉडी हम प्लेस करते हैं, कोई मतलब नहीं है रेडियस से। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस से इंडिपेंडेंट है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप और साइज से इंडिपेंडेंट है। देख लो, किसी भी शेप साइज के लिए रिजल्ट वैलिड है। अब सोचो ऐसा हुआ क्यों? क्यों ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? कैसा भी शेप और साइज का स्फीयर हो, अगर चार्ज को सेंटर पे रखते हैं तो नेट फ्लक्स हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? आओ विजुलाइज करवाते हैं। मान लो मेरे पास गन है, फील करो, और मुझे 3 इमेजिनरी या 4 इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पे बैठा दिया गया। मान लो यहां बैठा दिया। फील करो, आई एम सनी देवल, मैं सनी देवल हूं, और मेरे हाथ में गन है इंडियन वाला, और मैं सेंटर पे बैठा हुआ, और मैं बंदूक चलाना शुरू किया, गन निकाला, बुलेट चलो, दू दू, तो जितना बुलेट इस सरफेस से निकलेगा उतना इधर से निकलेगा, उतना इधर से, उतना इधर से। मान लो इस डायरेक्शन में हम 10 बुलेट निकाले, दू, तो 10 इससे भी निकलेगा, 10 इससे भी, 10 इससे भी, 10 इससे भी। मतलब जितना बुलेट हम छोड़ेंगे सेंटर से, हर स्फीयर से उतना ही पास होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दरअसल क्या है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना बाबू। तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा इससे, उतना इससे, उतना इससे, उतना इससे, इसका मतलब है सबके थ्रू फ्लक्स सेम होगा। इसलिए शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? मजा आ गया ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं, रेडियस से कोई लेना देना नहीं। चलो, ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे जब ये बात हम लोग जान गए हैं तो, है ना। रे नूनू रे सुग्गा रे सुगवा रे लल मुनिया रे, सब नोट कर लिया ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ले क्वेश्चन। चलो ये सब बात समझ में आ गया, तो क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट करते हैं ना।
मान लो कोई भी आर्बिट्रेरली शेप का बॉडी है, इसके अंदर चार्ज है Q1 Q2, निगेटिव भी ले सकते हैं, बाहर में है Q3 Q4 Q5। अब बताओ नेट फ्लक्स किसके थ्रू होगा? जो अंदर में है उसके द्वारा, क्लोज बॉडी कोई भी हो। अब तुम नींद में भी रहोगे, सर जो चार्ज अंदर में उसके थ्रू होगा, बाकी सब के थ्रू जीरो होगा, मतलब Q4 Q3 Q5 के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, चार्ज बाहर में है, और जो चार्ज अंदर में उसके थ्रू फ्लक्स होगा। तो अगर मैं पूछूं क्लोज इंटीग्रल E1 है ना, E1 ds, एरिया वेक्टर को हम ds से लिए हैं, ये E1 है, मतलब चार्ज 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो सकता है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे नहीं समझ में आया जी, ये इस चार्ज के द्वारा फ्लक्स है, इसी को ना फ्लक्स हम बोलते हैं क्लोज बॉडी के लिए। चलो φ1 φ2 ले लो, क्लोज इंटीग्रल E2 ds, एरिया वेक्टर तो सेम रहेगा सबके लिए। चलो क्या हो जाएगा Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे पहला फ्लक्स इस चार्ज के द्वारा, दूसरा फ्लक्स इस चार्ज के द्वारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बदलेगा, है ना। चलो अलग अलग पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। φ3 क्लोज इंटीग्रल E3 डॉट ds, इसके द्वारा फ्लक्स होगा नहीं, जीरो। उसी प्रकार φ4 क्लोज इंटीग्रल E4 डॉट ds, इसके द्वारा फ्लक्स होगा नहीं, जीरो। क्लियर, इसके द्वारा फ्लक्स होगा। कहोगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, लिखिए सीधे जीरो, ये क्या लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, अरे यही चीज़ तो मजेदार है, जीरो। ठीक है, यानी जो चार्ज अंदर में उसके द्वारा फ्लक्स हुआ और जो बाहर में उसके द्वारा फ्लक्स जीरो है। इससे पहले हम अलग अलग करके बता चुके हैं। अब सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, नेट फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल ई नेट। ई नेट मतलब सब चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो, सब चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds बराबर कितना, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी है धांसू, मतलब ताबर तोड़ 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 ताबर तोड़, इंपोर्टेंट है ये। फ्लक्स सिर्फ उसी चार्ज के द्वारा हो रहा है जो चार्ज सरफेस के अंदर है, चाहे वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज के द्वारा है। यानी नेट फ्लक्स में चार्ज वही है जो सरफेस के अंदर है, लेकिन फील्ड टोटल है, चाहे वो फील्ड अंदर वाले चार्ज के द्वारा हो या बाहर वाला चार्ज के द्वारा हो। पॉइंट नोट करने वाला है कि नेट फ्लक्स में चार्ज वो लेंगे जो अंदर वाला हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्ज के द्वारा भी होगा और बाहर वाले के द्वारा भी होगा। मतलब ये ई नेट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, वॉट एवर चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ्लक्स के लिए जब हम पांचों को जोड़े, आप पांचों को जोड़िए तो चार्ज सिर्फ कितना आया, Q1 प्लस Q2। यही तो गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट है कि फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज के द्वारा होगा, बाहर वाले चार्ज के द्वारा होगा नहीं, लेकिन फील्ड सभी चार्ज के द्वारा होगा सरफेस पे, फील्ड सभी चार्ज के द्वारा होगा सरफेस पे। क्लियर, ये बात को ध्यान रखना। फ्लक्स अंदर वाले चार्ज के द्वारा, क्योंकि बाहर वाला चार्ज के द्वारा फ्लक्स जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सबके द्वारा होगा। क्लियर, इसको भी नोट करो, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही धुआं उड़ जाएगा, अच्छे से पढ़ लिया तो, है ना। अब अगर दिखाना चाहते हो डायग्राम में तो ले लो कहीं भी, मान लो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये एरिया वेक्टर हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकता है थीटा एंगल पे हो, है ना।
मान लो थीटा 60 डिग्री आया तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 60 आराम से निकल जाएगा। क्लियर? चलिए, मज़ा आ गया, आगे बढ़ें। तो यही तो गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट है, यही तो गॉसेस लॉ बन जाएगा अगले क्लास में, यही गॉसेस लॉ बन जाएगा। ऐसी क्लोज सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे इसको? गॉसियन सरफेस बोलिए, या इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इसी को क्लोज बोलते हैं, क्लोज सरफेस। आइए, हमेशा 3D वाला होगा, 3D सरफेस होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से क्या सीखे? फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज के द्वारा होगा, क्योंकि बाहर वाले चार्ज के द्वारा फ्लक्स जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज होगा, चाहे वो चार्ज अंदर में हो या बाहर में हो, ठीक है। आइए अब और सारा क्वेश्चन करते हैं, है ना। गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट जान गए, बस अगले लेक्चर में इसको हम लोग थ्योरी में लिखेंगे, तब ना बोर्ड एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, इसलिए इसको हम समझा दिए अलग करके। नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मान लो एक क्यूब है, ठीक है। मान लो क्यूब के सेंटर पे अगर क्यू चार्ज है तो कितना फ्लक्स छोड़ेगा ये? जल्दी बोलो। नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, वही कॉन्सेप्ट, किसी भी क्लोज बॉडी के सेंटर पे अंदर में चार्ज हो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन पूछ देगा एक फेस से बताओ, कोई भी एक फेस ले लो, है ना, नाम देने आता है ना, ए बी सी डी ई एफ, है ना, जी एच। मान लो फ्लक्स थ्रू फेस बोल देगा बी सी डी एच, इस फेस के थ्रू, इसके थ्रू बताइए, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे। क्यूब के सेंटर पे चार्ज हो तो फ्लक्स कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यूब में सिमेट्रिक यानी बराबर कितना फेस, कितना साइड? 6, यानी 6 फेस के में 6 फेस के थ्रू इतना फ्लक्स, यानी जब चार्ज को सेंटर पे रखते हैं तो 6 फेस के थ्रू बराबर फ्लक्स निकल रहा है। हमको कितना फेस के थ्रू चाहिए, कितना साइड के थ्रू चाहिए? एक साइड के थ्रू। तो 6 फेस या 6 साइड में फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 में कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, है ना, यूनिटरी मेथड कि 12 रुपया में 18 कहलाता, 2 रुपया में कितना, वैसे ही क्या हो जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही तो है, सिंपल बन गया। कितना हो जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसी क्वेश्चन को इस वे में भी पूछ सकता है ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। स्क्वायर प्लेट दे देगा, ठीक है। इसके सेंटर से a/2 दूरी पे कोई क्यू चार्ज है, ए स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। स्क्वायर प्लेट है, साइड भी दे देगा, ऑफ साइड ए। नेट फ्लक्स पूछ दिया, तो ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लेट का मतलब क्या होगा? दो स्क्वायर के मिलने से क्यूब बनता है। क्यूब में कितना साइड? 6 साइड, 6 फेस, यानी हर एक फेस एक स्क्वायर है। तो आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया समझ में? एक स्क्वायर प्लेट मतलब 1 फेस ऑफ अ क्यूब, सिंपल। चलो इसको हम विजुलाइज करवाते हैं, ठीक है। सोचो इसको हम क्लोज बॉडी में डाल देता, कोई भी क्लोज बॉडी के अंदर अगर चार्ज रहता है तो नेट फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम एक क्यूब के अंदर रखते हैं, मतलब एक क्यूब बनाते हैं।
अब बताओ क्यूब बनाएंगे तो क्या होगा, ये चार्ज सेंटर पे आ जाएगा। तो जब चार्ज सेंटर पे है तो किसी एक फेस के थ्रू क्या हो जाएगा, ओवरऑल फेस के थ्रू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के थ्रू क्या हो जाएगा, वन फेस के थ्रू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ वाला कॉन्सेप्ट से देख लो। चलो जल्दी से नोट करो, ठीक है, कर लिया नोट। अरे सिंपल, स्क्वायर प्लेट क्या होता है, वन फेस ऑफ अ क्यूब, वन फेस ऑफ अ क्यूब से कितना, इतना, तो एक स्क्वायर प्लेट से उतना ही होगा। क्लियर हो गया। अब सोचो, अगर मैं आपसे पूछें, अगर इस चार्ज को हम इधर शिफ्ट करें, अभी तो सबके थ्रू फ्लक्स बराबर है, हर फेस के थ्रू, एक क्यूब में 6 फेस, तो 6 फेस से बराबर फ्लक्स निकलेगा, बराबर लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा। अगर हम चार्ज को शिफ्ट करें तो इस चार्ज को हम इधर ले गए, इधर ले गए, तो चार्ज जिसके करीब होगा उसके थ्रू फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर चार्ज को इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके थ्रू ज़्यादा फ्लक्स होगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके थ्रू ज़्यादा होगा। अगर चार्ज को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ जाएगा, इसके थ्रू घट जाएगा। अगर इसी चार्ज को हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसके थ्रू बढ़ जाएगा, इसके थ्रू घट जाएगा। अरे चार्ज को शिफ्ट करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, घटेगा। चलो इसको नोट में लिखवाते हैं, देखो ध्यान से, आना समझ में अच्छे से। चलो देखो ध्यान से, मान लो कोई पॉइंट चार्ज है ना, इसको नोट में लिख लेना। कोई पॉइंट चार्ज है, वैलिड तो पॉइंट चार्ज के लिए, सब कुछ तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो मान लो ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ से लाइन से फोर्स निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट और निगेटिव पे टर्मिनेट। यहाँ पे हम कोई एरिया प्लेस किए, और सेम साइज का एरिया हम यहाँ प्लेस किए। अब सोचो, दोनों का एरिया हम सेम रखते हैं, ठीक है, सेम रखते हैं दोनों का एरिया। दोनों बॉडी का एरिया सेम है, तो बताओ क्या अगर दोनों बॉडी का एरिया सेम है तो फ्लक्स सेम है? इससे कितना लाइन से फोर्स पास हुआ, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3, यानी फ्लक्स 1 इज ग्रेटर देन फ्लक्स 2। खुद देख लो ना, दोनों का एरिया सेम है लेकिन फ्लक्स अलग अलग है। इससे ज़्यादा लाइन से फोर्स पास हुआ, इससे कम। तो एरिया सेम होने से भी नहीं चलेगा, है ना, दोनों से बराबर लाइन से फोर्स पास होगा तभी फ्लक्स बराबर होगा। इससे ज़्यादा पास हुआ, इससे कम पास हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, जल्दी लिखो, है ना, मजेदार कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किससे ज़्यादा होगा बताओ? ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में गैप बराबर नहीं है। पकड़ लोगे सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। चले तो वहाँ पे एक क्वेश्चन के इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू ज़्यादा होगा, है ना, तो ये वाला करीब में है ना, तो इसके थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, भले वो वेरिएबल है। ये दूर है तो 4 से कोई भी चीज़ दूर रहेगा तो फील्ड कम होगा, चाहे वो एरिया से बात करो चाहे डिस्टेंस का बात करो। चले तो ये भी हो गया। अब आइए इसी क्यूब पर आधारित कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, है ना। अरे तार, तू मेरे से प्यार कर बैठा, बार बार उजला जाता है मेरे से। चले, चलो मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है कि मान लो ये क्यूब है। चलो अच्छे से बनाओ डायग्राम। ठीक है, सेंटर पे चार्ज रहेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यूब के थ्रू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज को किसी वॉर्टेक्स पे रख दिया, यहाँ रख दिया, और इस फेस के थ्रू बोल रहा है नेट फ्लक्स बताइए। कोई भी एक फेस के थ्रू पूछ देगा,
चार्ज को वर्टेक्स पर रख दिया है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, हम सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको। तुम अपने घर में दरवाजे को देखे हो, तो सोच लो आपके घर में दरवाजा ऐसे है और दरवाजे के एक कॉर्नर पे चार्ज है। अब चार्ज तो अंदर है नहीं, वर्टेक्स पे है, कॉर्नर पे है, तो नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा नहीं। तो इसको बनाने का तरीका है कुछ ऐसा करो कि ये चार्ज सेंटर पे हो जाए। सेंटर पे होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 क्यूब का हेल्प लेना पड़ेगा। चारों तरफ से हम 3 डायमेंशन में 8 क्यूब रख देंगे तो ये सेंटर पे हो जाएगा। कैसे हम दिखाते हैं, तुम अपने घर के दरवाज़ा को देखो, मान लो इस शेप का दरवाज़ा है, एक कॉर्नर पे चार्ज ले लो, फील करो, एकदम सोच लो तुम दरवाज़ा, एक क्वेश्चन समझने के बाद दरवाज़ा को तुम फील करोगे। अब उस चार्ज को मुझे बंद करना है, तो एक दरवाज़ा हम ऐसे ले लिए, एक ऐसे ले लिए, एक आगे से बंद कर दिए, बंद हुआ नहीं, एक ऊपर से ले लिए, बंद हो गया। तो एक दरवाज़ा आपका ऐसे है, 2 ऐसे लगाए आमने सामने, एक लगा दिए ऐसे, एक ऊपर से बंद कर दिए, कितना लिए 4। समझ रहे हो ना, आपके घर का दरवाज़ा ऐसे, ठीक है। इसको बंद करेंगे तो एक ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे, एक यहाँ पे, एक ऐसे, बंद हुआ नहीं, पीछे खुला रह गया ना, तो पीछे भी क्या करेंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऊपर से, एक ऐसे, यानी 8 दरवाज़ा लिए। और दरवाज़ा क्या है, बिहेव्स लाइक अ क्यूब और क्यूबॉइड। तो 8 दरवाज़ा हम लिए तो बंद हो गया, उसी प्रकार 8 क्यूब लेंगे तो ये बंद हो जाएगा अंदर में। अब सोचो यहाँ पे चार्ज है ना, और एक ये मान लो दरवाज़ा है, दरवाज़ा बिहेव्स लाइक अ क्यूब या क्यूबॉइड, यहाँ पे चार्ज है और एक फेस के थ्रू मुझे चाहिए फ्लक्स। हमने इसको सेंटर पे रखने के लिए कितना दरवाज़ा लिया, कितना क्यूब लिया, कितना क्यूबॉइड लिया, 8, 1 2 3 4। सेम चीज़ पीछे किए, जैसा आगे किए वैसा पीछे किए, फील करना बैठ के घर पे। अब सोचो ये 4 से लाइन से फोर्स निकला, ठीक है, तो जो ऐसे है इसके थ्रू तो होगा नहीं, क्योंकि इस दरवाज़ा से लाइन से फोर्स पैरेलल हो जाएगा। ये बेटा गया तेल बेचने, इसके थ्रू कोई फ्लक्स होगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स तब होगा जब लाइन से फोर्स परपेंडिकुलर पास होगा। इसके थ्रू पैरेलल तो इसके थ्रू भी पैरेलल, ये दोनों तेल बेचने गया। चार्ज यहाँ है तो लाइन से फोर्स ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा, तो सरफेस ऐसे ऊपर से बंद किए हैं। तो जो हम 4 दरवाज़ा लिए हैं, 1 दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा, 3 दरवाज़ा, 4 दरवाज़ा, 3 के थ्रू तो होगा नहीं, 3 के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स पैरेलल हो जाएगा, फील्ड पैरेलल हो जाएगा, छूते हुए निकल जाएगा। अब बचा कौन, सामने वाला, हो चुप, सामने वाला को फाड़ते हुए 90 डिग्री पे निकल जाएगा। इसका मतलब है कि इसके आगे 4 दरवाज़ा, इसके पीछे 4 दरवाज़ा, 3 के थ्रू फ्लक्स 0 हो गया, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, क्यों, छूते हुए निकल गया, निकला 1 से 90 डिग्री पे। तो जो सामने वाला 1 होगा वो क्या करेगा, तीनों को कवर करेगा। मान लो अंदर से सामान निकालना है बहुत, पहले रास्ता था 4, 3 रास्ता बंद हो गया, एक ही रास्ता बचा, तो सब सामान तो वही से निकलेगा। तो 3 दरवाजे से तो लाइन से फोर्स पास नहीं हो रहा है, क्योंकि पैरेलल हो जा रहा है, इससे पैरेलल, इससे पैरेलल, इससे पैरेलल, सामने वाला से तो परपेंडिकुलर है, तो सब उसी से निकलेगा। आया, अब आराम से दरवाज़ा को देख के फील करो, बहुत ही ईजी मेथड में समझाएं इसको, है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे ईजी नहीं हो सकता। तो नेट फ्लक्स क्या होगा बताओ, चार्ज अगर क्यूब के सेंटर पे रहता है तो बताओ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अगर क्यूब के सेंटर पे रहता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और तो एक क्यूब से सोचो पूरा 8 को क्यूब मिला के, 8 दरवाजा मिला के चार्ज सेंटर पे है, तो कितना भी हो, 8000 10,000 क्यूब क्यों ना हो, 8000 10,000 दरवाजा क्यों ना हो, चार्ज सेंटर पे है तो सबके थ्रू फ्लक्स इतना ही होगा। किसी एक दरवाजा से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा किसी एक दरवाजा से, किसी एक क्यूब से, है ना, सेंटर पे है, 8 से बंद किए,
चारों तरफ से 8 लगाए, तो पूरे सिस्टम से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू दरवाजा के 4 दरवाजा आगे 4 पीछे, 4 में 3 कोई काम का नहीं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स छूते हुए निकल जा रहा है, 1 से पास हो रहा है, तो हमको कितना चाहिए? 1 का 3, यानी 1 जो है वो तीनों का काम कर रहा है, पूरा लाइन से फोर्स उससे निकलेगा। कितना हो जाएगा? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। आराम से दरवाजा का एग्जाम्पल लो, फील होगा, मजा आ जाएगा। 1/3 क्यों किए? क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स 3 के थ्रू नहीं पास हो रहा है, पैरेलल पास हो रहा है, 1 के थ्रू परपेंडिकुलर है, तो 1 3 का काम कर रहा है, इसलिए 1/3। क्लियर है? ये फील हुआ? अच्छे से दरवाजा को एग्जाम्पल लेके फील करो, इससे इजी नहीं हो सकता। चलो ये भी डीसी पांडे का क्वेश्चन है। मान लो चार्ज यहाँ है, स्मॉल चार्ज लेते हैं, चार्ज अंदर में है, ये ओपन सरफेस है, सबके थ्रू फ्लक्स बताइए। चार्ज बाहर है, जल्दी बोल। नेट फ्लक्स 0, चार्ज अंदर है, क्लोज है, ये मतलब जो है कि सर आधा कटा हुआ है, क्लोज है, क्लोज रहेगा तो नेट फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज है ये, समझा? क्लोज रहेगा, चार्ज अंदर में रहेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लोज रहेगा, चार्ज बाहर में 0। ये ओपन है, तो 2 तरीका है बनाने का। अब सोचो अगर इसको हम फील करें कि इसको बंद कर दें, तो यहाँ एक बुद्धि लगाना, जब भी ओपन सरफेस रहे ना, चार्ज अंदर में रहे, तो उसको बंद कर देना, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? अगर पूरा बंद रहता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सोचो आधा है ना, सिमेट्रिकली पूरा से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आधा से क्या होगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आधा आधा बढ़ गया, 2 से डिवाइड कर दिए। क्लियर? नहीं समझ में आया? अरे पूरा से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, आधा से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं फार्मूला से। चलो जल्दी लिखो। देखो क्या है, सो क्वेश्चन दे देगा, ये कटोरा है, कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, है ना, नारियल है ना, और सेंटर पे एक चार्ज है, क्या होगा? फ्लक्स। तो लाइन्स ऑफ फोर्स तो ये ऐसे ओरिजिनेट करेगा, ऐसे ओरिजिनेट करेगा, ऐसे ओरिजिनेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो जल्दी बोलो फ्लक्स क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। क्लोज बॉडी पे ई और डी एस हमेशा पैरेलल होगा। डॉट माने कॉस थीटा, डॉट माने कॉस थीटा, कॉस 0 1, ई डी एस बचा, ई बार कर लेंगे और डी एस का इंटीग्रेशन एस। किसी भी चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी भी चार्ज से r डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कटोरा का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2 पाई से 4/2 आ गया ना, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लॉजिक लगा लो चाहे बना लो, बोर्ड है तो बना लो, कंपटीशन है तो लॉजिक लगा लो। चलो अब हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट करो। है ना? अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। देखो क्वेश्चन क्या है। सो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और एरिया वेक्टर कुछ ऐसे दिया हुआ है।
ठीक है। सैंतीस डिग्री ए बी सी डी, ए स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर है 10 मीटर। बताना है नेट फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ तो पूरे बॉडी का एरिया लेना है, फील्ड वेक्टर फॉर्म में तो एरिया भी वेक्टर फॉर्म में। बताओ एरिया निकालने का क्या बताया था तरीका, जल्दी बोलो। दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक ए बी ले लो और एक ए डी ले लो। तो ए बी क्रॉस ए डी, कोई भी दो साइड ले सकते हो, लगातार वाला है ना। ए बी लो तो बी सी लो। ठीक है, चलो ए डी का वैल्यू कितना है बताओ? साइड 10 मीटर है, तो ए डी निकालने के लिए डी का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी का कोऑर्डिनेट डी वाई के लॉन्ग है ना, ए डी वाई के लॉन्ग है। तो एक्स 0, वाई 10 मीटर और जेड 0। अरे ए तो कोऑर्डिनेट, ए तो ओरिजिन पे है, तो ए का कोऑर्डिनेट 0 0 0। डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 10 0। वाई के लॉन्ग है तो एक्स और जेड 0 होगा और वाई 10 होगा। अब ए बी में मुझे बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, ए तो 0 होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ध्यान से देखो, बताओ ये 10 मीटर, 10 का दो कंपोनेंट, 10 cos 37, 10 sin 37। तो 10 cos 37, 10 cos 37, cos 37 4/5, तो इधर वाला 8 आएगा। और 10 sin 37, sin 37 3/5, इधर वाला 6। यानी बी का कंपोनेंट होगा 8, वाई 0, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो एक्स और जेड प्लेन में है, तो वाई 0 हो जाएगा और जेड हो जाएगा 6। ठीक है, चलो तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा? 8i + 6k कैप क्रॉस ए डी क्या हो जाएगा? ए डी है 10, 10 जे कैप। चलो क्रॉस करो, 8 10 जा 80, i क्रॉस जे, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, i क्रॉस जे के कैप, 6 को 10 से करेंगे 60, के को जे से करेंगे -i कैप। तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? i कैप + 2j कैप + 3k कैप। एरिया वेक्टर कितना है? 80k कैप -60i कैप, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे, आपको देखना होगा। देखिए 80k कैप है ना, -60i कैप। क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, i को i से करो, तो यहाँ i यहाँ 60i, तो i डॉट i 1 तो हो जाएगा -60। जे तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, हटाओ। k को k से करो तो 80 तिया 240, 240 में से 60 गया, कितना होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 180 है ना, 180 60 240। ठीक है, ये 180 होगा। यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आ रहा है समझ में? अरे फील्ड दिया हुआ था, एरिया वेक्टर निकाल लिए, दोनों का डॉट निकाल लिए। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बन जाएगा इस सब टाइप का पक्का। ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सो मान लो एकदम न्यूमेरिकल का हीरो बनना है, मेरा पूरा लेक्चर देखो, न्यूमेरिकल एकदम चुटकी में उड़ेगा। ये ओरिजिन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है यहाँ से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 xi कैप, ओके। और यहाँ से स्क्वायर का साइड जो है, साइड है यहाँ पे, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है s, और यहाँ से s दूरी पे एक फेस है। तो नेट फ्लक्स बताना है, फाइंड नेट फ्लक्स। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, x बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आई कैप से पता चलेगा x डायरेक्शन में। अब सोचो 4 सरफेस से तो 0 होगा, है ना, 4 सरफेस से 0 होगा।
मान लो क्यूब या क्यूबॉइड ऐसे प्लेस है, ओके, या मान लो ऐसे प्लेस है। सिंपल सोचो, अगर ऐसे भी प्लेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स सिर्फ ऐसे क्रॉस होगा। इससे क्रॉस किया, इससे निकल गया, इससे 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 थ्रू तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है। ये चारों सरफेस का, एक सरफेस, दो सरफेस, 3, 4, इसका एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बचाइए दोनों, है ना, 4 के थ्रू जीरो हो जाएगा, शुरू में भी समझाए हैं। तो बताओ इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके थ्रू फ्लक्स हमारा हो जाएगा निगेटिव, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है इसका फील्ड के लॉन्ग एरिया वेक्टर है, इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इसका फ्लक्स निगेटिव होगा। कितना? तो फील्ड कितना दिया हुआ है? ई नॉट एक्स, तो पहला फेस यहाँ से कितना दूरी पे है? एस, तो ई नॉट एस, आई स्क्वायर का एरिया एस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस ई नॉट एस 3। इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स, फील्ड हो जाएगा ई नॉट, बताओ यहाँ से यहाँ ये एस, तो यहाँ से यहाँ ये एस है, तो यहाँ से यहाँ ये एस हो जाएगा, यानी ये फेस, ये साइड यहाँ से 2s की दूरी पे हो जाएगा, पहला s तो दूसरा 2s पे हो जाएगा, तो ई नॉट 2s। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, ई नॉट एक्स, तो पहला 6 फेस होता है ना, 6 साइड, तो 4 तो चले गया तेल बेचने, क्योंकि चारों फेस का, चारों साइड का एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर है, फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे है, बच गया तो 2 ही के लिए निकालेंगे, इसके लिए, इसके लिए। इसका एरिया वेक्टर फील्ड के क्या है? इसका एरिया वेक्टर फील्ड के अपोजिट है, इसका एरिया वेक्टर फील्ड के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका फ्लक्स निगेटिव, इसका फ्लक्स पॉजिटिव। फ्लक्स क्या होता है? फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, फील्ड एरिया और कॉस थीटा। तो फील्ड एरिया 180 डिग्री पे है तो निगेटिव, इसका फील्ड एरिया सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। चलो, तो फील्ड का वैल्यू ई नॉट, एक्स के जगह एस, एरिया एस स्क्वायर। फील्ड का वैल्यू ई नॉट, एक्स के जगह 2s, एक्स के जगह 2s और एरिया एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2 ई नॉट एस 3। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ? नेट फ्लक्स हो जाएगा दोनों का सम, ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? दोनों हो जाएगा ई नॉट एस 3, खत्म कहानी, है ना। 4 का फ्लक्स जीरो था और एक के लिए फ्लक्स निगेटिव, एक के लिए फ्लक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। मान लो ऐसा रहे, ये क्यूब है, क्यूब रहे, क्यूबॉइड रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये x, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है a x स्क्वायर आई कैप वेरिएबल है और a y b y स्क्वायर j कैप, ठीक है, दिया हुआ है। ओके, मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब भी क्यू या क्यू बढ़ रहा है तो 4 के थ्रू तो जीरो होगा यार, एकदम दिमाग में डालो लॉजिक, 4 के थ्रू जीरो, बचा ये और ये। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है ना, एक x के लॉन्ग, एक y के लॉन्ग, तो अलग अलग निकाल लेते हैं ना, जोड़ देंगे, फ्लक्स स्केलर है। तो ध्यान से देखो, मुझे इस सिस्टम में नेट फ्लक्स निकालना है, ठीक है। पहले x वाला देखते हैं। x के लॉन्ग 2 फेस, एक ये, तो ये इसका तो x से जीरो है ना, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड a x स्क्वायर आई कैप, तो इस फेस के लिए तो x ही जीरो है ना। 4 फेस का क्यूब में, क्यूबॉइड में हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, 4 तो ऐसे ही तेल बेचने गया, तो 2 बचा, एक ये और एक ये। इसका तो x ही जीरो है, यहाँ से x जीरो तो फील्ड जीरो, तो बचा ये। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स, फील्ड हो जाएगा
है ना, कितना दिया हुआ फील्ड ए, और मान लो अगर स्क्वायर का साइड दिया हुआ है मान लो ए, तो क्या हो जाएगा A3 ax स्क्वायर है ना, स्क्वायर का साइड ए होगा तो x के जगह मतलब a के जगह a, x है साइड, ठीक है। तो x को हम लोग a से रिप्लेस कर लेंगे तो A3 कितना हो जाएगा A4, क्लियर। तो x के लॉन्ग हो जाएगा A4, नहीं समझ में आया, ठीक। देखो ध्यान से, हम मान लो साइड ले लेते हैं s, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग कितना है ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर। अब यहाँ से कितना दूरी पे ये, जितना साइड होगा s, जितना साइड होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, ओके। x को किससे बदल दो, x स्क्वायर है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। a, x को रिप्लेस कर दो साइड से, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया s स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AS4। बात आई समझ में, ax स्क्वायर, तो a की जगह a, x को साइड से रिप्लेस कर दो क्योंकि यहाँ से s दूरी पे होगा वो, क्लियर। तो x s में बदलेगा तो s स्क्वायर, तो ये हो गया फील्ड, ये हो गया स्क्वायर का एरिया, फील्ड और एरिया हो जाएगा फ्लक्स। ये हो गया x के लॉन्ग प्लस y के लॉन्ग, 4 के थ्रू तो 0 है, और y के लॉन्ग ये वाला, तो ये वाला और ये वाला में क्या होगा, इसका तो y 0 है ना, क्योंकि ये तो एकदम, यहाँ से देखो E बराबर ax स्क्वायर आई कैप बी वाई स्क्वायर जे कैप। इस डायग्राम में ये वाला तो ओरिजिन से ही कनेक्टेड है ना, तो इसका तो y 0 है, बच गया ये। तो बताओ इसका क्या होगा, है ना, b के जगह b, y के जगह क्या हो जाएगा s स्क्वायर, y के जगह s, क्योंकि सेंटर से साइड क्या हो जाएगा s, इनटू स्क्वायर का एरिया s स्क्वायर, क्या हो जाएगा BS4, हो गया आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, घबराना नहीं है। 4 के थ्रू तो फ्लक्स 0 है, बच गया 2, तो x के अलॉन्ग भी 2 हो गया, एक और ये, इसका तो x ही 0 है तो फील्ड 0 फ्लक्स 0, इसका x कितना हो गया s, क्योंकि यहाँ से कितना दूरी पे होगा इसका फेस साइड, s दूरी पे, तो x को s में बदल दिए, तो ये हो गया फील्ड, ax स्क्वायर की जगह as स्क्वायर, ये हो गया एरिया, फील्ड और एरिया हो गया फ्लक्स, तो ये हो गया x के लॉन्ग फ्लक्स। y के लॉन्ग, नीचे वाला का तो y ही 0 है, फील्ड होगा नहीं, ऊपर वाला का y होगा, तो ऊपर वाला को y स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फील्ड, क्योंकि y के लॉन्ग फील्ड है by स्क्वायर, क्या हो जाएगा s, क्योंकि y का मतलब हो गया स्क्वायर का साइड, स्क्वायर तो स्क्वायर, ये हो गया फील्ड, ये हो गया एरिया, स्क्वायर का एरिया s स्क्वायर, मल्टीप्लाई होकर ये हो गया, क्लियर है ना। ध्यान से एक बार देख लो, रिपीट कर लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे 5-6 क्वेश्चन बनेगा, उसको जल्दी से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो एक डिस्क है और यहाँ से d डिस्टेंस पे, मतलब इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे कोई q चार्ज है, तो बताना है इस q चार्ज से इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो मान लो अगर इस डिस्क का रेडियस r है तो फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, एक डिस्क बहुत सारे रिंग से बना है, तो क्या करेंगे, एक एलिमेंटर एरिया ले लेंगे, यहाँ से r रेडियस पे जाके एक छोटा सा रिंग ले लेंगे,
है ना। जिसका थिकनेस होगा dr। ऐसा क्यों किया, सिंपल सोचो। अब यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा ऐसे जाएगा, यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, है ना, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गया ना। और जब भी चीज़ें वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंटल रिंग लिए जिसका थिकनेस, मोटाई, लेंथ dr है, ये r है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी लाइन्स ऑफ फोर्स पास होगा ऐसे। तो लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये रिंग का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, स्मॉल ds ले लेते हैं। मान लो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, लाइन हॉरिजॉन्टल, लाइन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अब सोचो ये d है, ये r है, तो ये कितना होगा, √d² प्लस r²। नहीं समझे बात, ये d है, ये r है, तो सोचो ये लाइन कितना होगा, √d² प्लस r²। काम पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सीधे फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो। फ्लक्स क्या होता है, क्लोज बॉडी तो है नहीं, E/ds cos थीटा, E.ds भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो इस चार्ज से ये पॉइंट कितना दूरी पे है, √d² प्लस r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। r² मतलब √d² प्लस r² का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ds। बताओ इस एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या होगा, इस एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या होगा, इस एलिमेंटल रिंग का एरिया होगा 2πr/dr। कहोगे कैसे सर, यहाँ से इसको काटो और नवार दो, इसको यहाँ से कट करो, इसको सीधा करो। सीधा करोगे तो ये स्ट्रिप की तरह बिहेव करेगा। तो स्ट्रिप का लेंथ हो जाएगा 2πr और ब्रेथ, मोटाई हो जाएगा dr। क्लियर, इसलिए हो जाएगा 2πr/dr। नहीं समझ में आया, काट के इसको ऐसे ऐसे कर दो। तो रिंग, रिंग मतलब सर्किल की तरह, तो सर्किल का लेंथ 2πr और ब्रेथ dr, तो एरिया हो जाएगा 2πr/dr। और डायग्राम से देखो cos थीटा क्या होगा, इस ट्रेंगल में देखो cos थीटा क्या होगा। cos थीटा क्या होता है, b/h। तो ये b का काम करेगा d, h का काम करेगा ये लाइन। तो ध्यान से देखो cos थीटा क्या होगा, dy √d² प्लस r² होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो ना, यहाँ से cos थीटा क्या होगा, b/h। इस ट्रेंगल में देखो, इस ट्रेंगल में देखो b/h। अब ध्यान से देखो 2π से 4π कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब ध्यान से देखो, हम एरिया छोटा लिए थे तो फ्लक्स भी छोटा लेंगे, तो एलिमेंटल फ्लक्स हो जाएगा Q/QD/2ε0। QD/2ε0 हम एक साथ कर लिए। बाकी क्या बचा, r/dr इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर रूट का मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, बोलो ध्यान से, 3/2 d² प्लस r² का पावर 3/2, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, पूरा डिस्क कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, सेंटर से r रेडियस तक, तो 0 से r। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बाएं सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, d∅ का इंटीग्रेशन 5, ठीक है। QD/2ε0 कांस्टेंट है, QD/2ε0 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ठीक है। QD/2ε0 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। अंदर क्या बचा, r/dr/d² प्लस r² का पावर 3/2, इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से r, ठीक है।
अब ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। पढ़ोगे मैथ वाले सर से इंटीग्रेशन, तो मान लो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग जेड स्क्वायर मान लिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी तो कांस्टेंट है, ये डी तो कांस्टेंट है ना बाबू, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr, और जेड स्क्वायर का होता है 2z पावर मल्टीप्लाई में dz, तो 2 से 2 गया, r dr के जगह क्या हो जाएगा z dz। अब हम r dr के जगह क्या रख देंगे z dz, तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन z dz, इसको जेड स्क्वायर मानेंगे तो जेड स्क्वायर का पावर 3/2, तो z3 0 से r। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर टर्म हम z में बदल दिए तो लिमिट भी z में होना चाहिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर हम स्मॉल r का वैल्यू 0 लें, क्योंकि एलिमेंटल रिंग का हम यहाँ से बात करेंगे, तो अगर स्मॉल r 0 तो z d के बराबर, तो यहाँ d कर लो। जब स्मॉल r 0 रिंग का हम रेडियस 0 लेंगे तो जेड डी के बराबर होगा, यहाँ डी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पूरे डिस्क तक। ऐसा रिंग इनफाइनाइट होगा, यहाँ तक फैलेगा। तो अगर स्मॉल आर के जगह बड़का आर लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, तो जेड क्या हो जाएगा √d² प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √d² प्लस आर स्क्वायर। जेड से z3 कट जाएगा, क्या आएगा जल्दी नोट करो इधर का, हम इधर लिख रहे हैं, इधर का नोट कर लिए थे ना। चलो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 5 बराबर जेड से z3, तो z² dz/z², 1/z² का इंटीग्रेशन होता है -1/z। बार क्या है QD/2ε0। लिमिट क्या है d से √d² प्लस r²। इंटीग्रेशन आना चाहिए, हम अब कर दिए ये अलग बात है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो QD/2ε0। अब z की जगह एक बार अपर लिमिट लाएंगे, एक बार इसको लाएंगे, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा 1/d माइनस है ना 1/d² प्लस r²। अब d को अंदर ले जाओ तो नेट फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा है ना Q/2ε0, d अंदर आएगा तो d/d1 माइनस d/√d² प्लस r²। बहुत ही ताबड़तोड़ रिजल्टेंट है, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग कोण या किसी बॉडी का निकालने में सक्षम रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो d/√d² प्लस r² क्या है cos थीटा, तो इसको हम लोग cos थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। नेट फ्लक्स थ्रू डिस्क Q/2ε0 1 माइनस cos थीटा। क्लियर। तो किसी भी डिस्क के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा Q/2ε0 1 माइनस cos थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो। अब सोचो कोण का क्या होगा, फ्लक्स थ्रू कोण अगर पूछ दे तो, ठीक है। तो देखना इसी की तरह बिहेव करेगा, इसी की तरह बिहेव करेगा, है ना, इसी की तरह बिहेव करेगा। मान लो हम क्वेश्चन ले लिए, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, ऐसे लाइन से फोर्स ऐसे निकला, इसको टिप मानकर एपेक्स मानकर अगर हम एक कोण ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ही है ना। इसको ऐसे पलट दो, वर्टिकल कर दो, तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, है ना। मान लो ये थीटा एंगल है, सेम ही होगा आंसर। फाइनेट बराबर Q/2ε0 1 माइनस cos थीटा। प्रूफ भी करेंगे तो ऐसा ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसी चीज़ को हम लोग पलटी कर दिए तो ये हो जाएगा फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोण। ये बहुत मदद करेगा बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में, है ना। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी से नोट करो, है ना।
क्लियर? देखा, इसके हेल्प से हम कोण का भी निकाल लिए। ऐसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कोण किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। आप स्फीयर में से ऐसा काटोगे तो कोण ही तो होगा। क्लियर? तो हम चार्ज को तो कोण के अंदर नहीं रखे थे, कोण के अंदर रखेंगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हम वर्टेक्स पे रखे थे, तो उसके चारों तरफ हम स्फीयर बना लेते हैं, स्फीयर का एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं, तो हमारा आंसर सेम होता है। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के सेंटर पे चार्ज है, तो बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन पूछा है नेट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, यानी ये वाला कर्व्ड सरफेस के थ्रू, इसके थ्रू नहीं, इसके थ्रू पूछा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, क्या करना, लिखना जो पूछा नेट फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लैट सरफेस है क्या होगा, तो लाइन ऑफ फोर्स इधर गया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देखो ध्यान से, एक कोण की तरह, एक डिस्क की तरह ही तो बिहेव कर रहा है। आइए एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, मान लो ये 2r है, ये लेंथ 2r है और सेंटर से रेडियस है r, तो मान लो ये पूरा 2r है, तो सेंटर से ये r, ये r, ये r, ये r, ये r, तो 45 ही होगा। तो हमको क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, इस सिर्फ इसी सरफेस के द्वारा निकालना है। टोटल क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब ये दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोण की तरह। कितना है, ऐसा ऐसा 2 सरफेस है, तो पहले एक सरफेस का निकालो। क्या लाए फॉर्मूला, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 थीटा 45 ना, थीटा 45 ना, कॉस 45 1 बाई रूट 2। ये हो गया एक फ्लैट सरफेस का जो बिहेव लाइक अ डिस्क और अ कोन, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा क्यू बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे 2 से 2 कट जाएगा, तो ध्यान से सोचो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे तो यहाँ का 1 से 1 कट जाएगा, यही आएगा सॉल्व करने पे। क्लियर? तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। मालूम एक आर्बिट्रेरली शेप लेते हैं, आर्बिट्रेरली शेप लेते हैं हम, क्वेश्चन चटनी हो गया, देख रहे हो ना, इसके थ्रू निकालना है, तो हमको जिसके थ्रू निकालना लिख देंगे फ्लक्स कर्व सरफेस, टोटल में से फ्लैट को घटा दिए। ये फ्लैट सरफेस कोन की तरफ बिहेव कर रहा है, कोन या डिस्क के थ्रू फ्लक्स होता है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मान लो कोई भी आर्बिट्रेरली शेप है ना, क्या है जी, गुंबद है ना, मान लो घड़ा पचक गया, ये रेडियस r है और यहाँ से l लेंथ नीचे कोई चार्ज क्यू रखे, हमको फिर पूछा फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो टोटल फ्लक्स ले लेंगे, नेट फ्लक्स ले लेंगे, अब माइनस हमको इसके थ्रू निकालना है, तो पूरे बॉडी का चार्ज अंदर है तो टोटल क्या हो जाएगा बताओ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें से किसको घटाएंगे, इसके थ्रू। अब इसके थ्रू कितना होगा, देखो ध्यान से, लाइन से फोर्स ऐसे निकलेगा, बिहेव से लाइक डिस्क और कोन, ये थीटा एंगल ले लो तो ये भी थीटा एंगल होगा, ये एल लेंथ पे आया था ना। चलो तो क्या हो जाएगा, है ना, फ्लक्स थ्रू कोन ले लो, तो फ्लक्स थ्रू कोन क्या होता है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस ट्रेंगल में कॉस थीटा क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एल और ये आर,
तो ये क्या होगा, रूट अंडर ये एल ये आर, तो ये क्या होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, 1 माइनस बी का काम करेगा एल और एच का काम करेगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बन गया। अब यहाँ से कॉमन ले लो जैसे सॉल्व करना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। अब सिंपल अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ रिंग का क्या होगा, एक रिंग है, रिंग का ये रेडियस r है और r डिस्टेंस पे हम कोई चार्ज क्यों रखे हैं, क्या होगा। तो यहाँ से लाइन से फोर्स ऐसे दोगे, बिहेव्स लाइक अ कोन डिस्क, क्लियर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पे कितना होगा, देखो ध्यान से, फिर देखो ये r ये r, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। तो ये वाला जो फॉर्मूला है डिस्क के थ्रू, कोन के थ्रू नेट फ्लक्स q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत हेल्प करेगा। देखो वो जाने तब ना तुरंत बन गया, तुरंत बन गया, तुरंत बन गया। इसका आंसर निकाल लेना, आ जाएगा। कहीं कहीं एंगल मालूम रहेगा, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री मालूम है, यहाँ पे नहीं मालूम है तो इस फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में बहुत धमाका होने वाला है, क्योंकि गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।